Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your computer teacher. Today is our fifth lecture of chapter 9, Introduction to HTML, dated on 7th September 2020. Lecture content: what is cascading style sheet? How to set background color of a web page in an HTML document, and how to insert images in background of a website in an HTML document. कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या है? बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड का कलर, किसी भी वेब पेज के बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करते हैं, और बैकग्राउंड के अंदर इमेज किस तरह लगाई जाती है, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे. कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS. Cascading style sheet is a style sheet that provides the set of rules for displaying HTML elements in a web page. Cascading style sheet जो है वो एक ऐसी स्टाइल शीट है जो कि सेट ऑफ रूल्स डिफ़ाइन करती है कि किस तरह से HTML एलिमेंट्स जो हैं उन्हें वेब पेज पर डिस्प्ले किया जा सके. It helps multiple web pages of a website share the same formatting. यह हमारी मदद करती है कि हम मल्टीपल वेब पेजेस के ऊपर, एक साइट के कई पेजेस होते हैं, होम पेज, मेन पेज, सब पेजेस, कई वेब पेजेस होते हैं एक वेबसाइट के, तो कई वेब पेजेस के ऊपर एक साथ एक जैसी फॉर्मेटिंग अगर हमें करनी है सब पेजेस पर, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. और ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल प्रोवाइड करती है कि हम तमाम जो कंटेंट हम चाहते हैं, जहां उसे जिस तरह से भी शो करवाना चाहते हैं, विजिबल करवाना चाहते हैं, उसे हम उस तरह से विजिबल करवा सकते हैं. उसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, उसकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर बैकग्राउंड लगा सकते हैं, बैकग्राउंड इमेजेस लगाई जा सकती हैं, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज किया जा सकता है, इमेजेस इंसर्ट की जा सकती हैं, लिंक्स इंसर्ट किए जा सकते हैं, टेबल इंसर्ट किए जा सकते हैं. तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं, ये सारी स्टाइलिंग जो है वो हमें कैस्केडिंग स्टाइल शीट के थ्रू हम HTML के अंदर करते हैं. HTML कैस्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर 3 तरीके हैं उसकी स्टाइलिंग करने के, और उसके अंदर स्टाइल जो भी हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं उसको HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करने के 3 तरीके हैं. सबसे पहला तरीका है इनलाइन बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट इन एन HTML एलिमेंट, कि हम स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लेंगे. मिसाल है कि अगर हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उस पैराग्राफ के अंदर ही स्टाइल का एट्रीब्यूट आ जाएगा, और जिस लाइन में हमने वो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसी लाइन में हम स्टार्टिंग में उस पैराग्राफ को जो भी स्टाइल देना चाहते हैं, जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ उसकी हम अप्लाई करना चाहते हैं, वो हम उसी लाइन के अंदर हम उसका एट्रीब्यूट, स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड करके हम चेंज कर सकते हैं. इसी तरह से एम्बेडेड स्टाइल शीट वो होती है. एम्बेडेड स्टाइल शीट का दूसरा नाम इंटरनल स्टाइल शीट भी है. ठीक है, इसके अंदर हम जो भी स्टाइलिंग करते हैं, यानी कि पैराग्राफ या हेडिंग या बैकग्राउंड की किसी भी इमेज लगानी है या बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, जो भी हमें स्टाइलिंग करनी है वो हम हेड के सेक्शन के अंदर कर लेते हैं. इसी तरह से जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसके अंदर एक्सटर्नल CSS है, उसके अंदर क्या है कि हम हेड के अंदर, हेड का जो कॉलम है उसके अंदर हम लिंक दे देते हैं. ठीक है, अब इन तीनों स्टाइल शीट्स जो हैं, जो इनलाइन, एम्बेडेड और एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, इसको हम फर्दर एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे. इनलाइन स्टाइल शीट ये है कि एन इनलाइन CSS इज़ यूज्ड टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल टू अ सिंगल HTML एलिमेंट. अच्छा, इनलाइन स्टाइल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मिसाल है कि अगर पूरी वेबसाइट के अंदर हम किसी हेडिंग को या किसी पैराग्राफ को स्पेसिफिकली इस अलग से सिंगल HTML एलिमेंट को एक कोई यूनिक स्टाइल देना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम इनलाइन स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, इनलाइन CSS का इस्तेमाल करते हैं. किस तरह से करते हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, एक हेडिंग डाली हुई है कि एक लाइन हमने यहाँ पर लिखी हुई है. उस लाइन की हेडिंग क्या है? एक हेडिंग क्या है कि ब्लू हेडिंग. तो अगर मुझे ब्लू हेडिंग डालनी है, ब्लू हेडिंग के नाम से एक हेडिंग डालनी है, और मैं चाहता हूँ कि वो हेडिंग ब्लू कलर की नज़र आए,
तो मैंने क्या किया कि मैंने इसी लाइन के अंदर हेडिंग 1 का पहले टैग ओपन किया, और हेडिंग 1 के टैग के बाद मैंने यहाँ पर उसका स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पर डिफ़ाइन किया। और स्टाइल इज़ इक्वल्स टू, अब एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू है हम जानते हैं कि उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है, इसलिए मैंने एट्रीब्यूट की वैल्यू को इन्वर्टेड कॉमास में सेट किया। और यहाँ पर मैंने कलर की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर मैंने यूज़ की है, कलर कॉलन ब्लू, और उसके बाद सेमी कॉलन से यहाँ पर मैंने इस इंस्ट्रक्शन को एंड कर दिया, यानी सेमी कॉलन यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पर ये जो कलर की इंस्ट्रक्शन है ये यहाँ पर एंड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये जो हेडिंग 1 का जो टैग है उसे मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारा ब्लू हेडिंग, जो हेडिंग नाम लिखा हुआ आएगा ब्लू हेडिंग के नाम से, वो यहाँ पर आ गया। और लास्ट में हेडिंग 1 का जो टैग है वो मैंने क्लोज़ कर दिया। बिल्कुल सेम काम मैंने यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर किया है कि पैराग्राफ का टैग यहाँ पे ओपन किया गया है, और उसके बाद पैराग्राफ का जो स्टाइल का टैग है, एट्रीब्यूट है, वो यहाँ पे ओपन हुआ है, और स्टाइल इज़ इक्वल्स टू, और उसके अंदर जो स्टाइल का जो भी मैं कलर देना चाहता था या जो भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर डिफ़ाइन करना चाहते थे, मैंने यहाँ पर कलर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की, कलर कॉलन रेड, और सेमी कॉलन से हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को एंड कर दिया, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और उसके बाद स्टाइल का जो टैग है उसे मैंने क्लोज़ कर दिया, यानी कि ग्रेटर देन का साइन लगा के स्टाइल का जो टैग है, ओपन टैग है पैराग्राफ का, वो यहाँ पर मैंने क्लोज़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मेरा जो पैराग्राफ की जो लाइन है रेड पैराग्राफ, वो यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, और उसके बाद लास्ट में पैराग्राफ का टैग मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया, पैराग्राफ फॉरवर्ड स्लैश और पी, और उसके साथ मैंने यहाँ पर पैराग्राफ का जो टैग है वो यहाँ पर क्लोज़ कर दिया है। इसके बाद एम्बेडेड सीएस है। एम्बेडेड सीएस का दूसरा नाम इंटरनल सीएसएस भी होता है। इंटरनल सीएस या एम्बेडेड सीएस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इज़ यूज टू डिफाइन अ स्टाइल फॉर अ सिंगल HTML पेज। अगर आपको सिर्फ एक HTML पेज के ऊपर स्टाइलिंग करनी है, कि सिर्फ इस पेज की स्टाइलिंग जो है, इस पेज पर जो स्टाइलिंग हमने करनी है वो अप्लाई करनी है, तो हम इंटरनल CSS यानी एम्बेडेड CSS का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और एम्बेडेड CSS का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, हेड के सेक्शन के अंदर करते हैं। अगर आप गौर से इस कोडिंग को देखें तो सबसे पहले डॉक टाइप HTML का टैग ओपन हुआ है, उसके बाद HTML का टैग ओपन हुआ है, उसके बाद हेड का टैग ओपन हुआ है। हेड के टैग के अंदर मैंने पहले स्टाइल का टैग ओपन किया है, ताकि यहाँ पर डिफाइन कर दिया जाए कि जो गिवन प्रॉपर्टीज़ हैं ये स्टाइल के टैग, ये हम यहाँ पर कैस्केडिंग स्टाइल शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बैकग्राउंड कलर चेंज करने की हैं या हेडिंग के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग की जाती है, पैराग्राफ की जो भी फॉर्मेटिंग की जाती है, वो सारे सेट ऑफ रूल्स हमें CSS प्रोवाइड करता है, इसलिए CSS का टैग ओपन करना ज़रूरी है। तो हेड के अंदर मैंने सबसे पहले स्टाइल का टैग ओपन किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर बॉडी लिखा, यानी कि बॉडी डिफाइन करा, क्योंकि मुझे बॉडी का कलर चेंज करना है, इसलिए मैंने शुरू में क्या लिखा है, बॉडी। उसके बाद यहाँ आ गया कर्ली ब्रैकेट के बाद बैकग्राउंड डैश कलर। अच्छा, अगर HTML के अंदर अगर दो वर्ड्स साथ लिखे जाएं जैसे बैकग्राउंड कलर, तो फिर बैकग्राउंड कलर के दरमियान में डैश का इस्तेमाल किया जाएगा, स्पेस हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो बैकग्राउंड डैश कलर, उसके बाद सेमी कॉलन के बाद आ जाएगा, जैसे कि मैंने कलर का नाम लिख दिया पाउडर ब्लू, तो पाउडर ब्लू के नाम से मैंने जो कलर का नाम है वो यहाँ डिफ़ाइन किया, और सेमी कॉलन मैंने इसलिए लगाया ताकि ये इंस्ट्रक्शन एंड हो जाए, यानी कि इंस्ट्रक्शन मैंने कंप्लीट कर ली है, इसलिए मैंने सेमी कॉलन का निशान यहाँ लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने हेडिंग 1 के ऊपर प्रॉपर्टी लगाई है, तो हेडिंग 1 कर्ली ब्रैकेट कलर कॉलन ब्लू, और उसके बाद सेमी कॉलन ताकि इंस्ट्रक्शन एंड हो जाए, और उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज़। इसी तरह से पैराग्राफ का टैग ओपन किया, और पैराग्राफ के ऊपर जो मुझे फॉर्मेटिंग करनी थी, यानी कि कलर कॉलन रेड, और उसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलन, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज़। और जब हमारी तमाम फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाए, कि जो फॉर्मेटिंग जो प्रॉपर्टीज़ हम जिस टैग पर, हेडिंग 1 पर, पैराग्राफ पर, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ पर जो स्टाइलिंग हम करना चाहते थे, जब तमाम स्टाइलिंग हम कंप्लीट कर लेंगे तो स्टाइल का टैग यहाँ फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम क्लोज़ कर देंगे। इसी तरह से हेड का टैग क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि स्टाइल के टैग के बाद हम मज़ीद हमें हेड के अंदर कोई एडिटिंग, कोई फॉर्मेटिंग नहीं लिखनी, इसलिए हमने यहाँ पर हेड का टैग क्लोज़ कर दिया। जब हेड का टैग क्लोज़ हो जाता है तो उसके बाद बॉडी का टैग ओपन होता है।
तो यहाँ पर बॉडी का टैग एलिमेंट ओपन किया है, बॉडी का टैग ओपन किया है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने हेडिंग 1 और हेडिंग 1 के अंदर मैं लिखना चाहता था दिस इज़ अ हेडिंग, एंड पैराग्राफ के अंदर मैं लिखना चाहता था दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो मैंने हेडिंग का टैग ओपन किया, हेडिंग का जो कंटेंट है दिस इज़ अ हेडिंग ये लिखा, और आखिर में हेडिंग का टैग क्लोज़ कर दिया। इसी तरह से पैराग्राफ का टैग ओपन किया और पैराग्राफ लिखा, और उसके बाद पैराग्राफ का टैग ओपन क्लोज़ कर दिया। ठीक है, इस तरह से आखिर में बॉडी का टैग क्लोज़ कर दिया और HTML का टैग भी क्लोज़ कर दिया। डॉक टाइप HTML का टैग इसलिए क्लोज़ नहीं किया क्योंकि वो एक एम्प्टी एलिमेंट है, क्योंकि हम कंटेनर एलिमेंट का टैग क्लोज़ करते हैं, एम्प्टी एलिमेंट का टैग क्लोज़ नहीं करते। अब आ जाता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर हमें ऐसी स्टाइलिंग करनी है जो कि हमें मल्टीपल वेब पेजेस के ऊपर अप्लाई करनी है। मिसाल है कि एक वेबसाइट के कई मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी पूरी वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग है वो एक जैसी लगे, उसके ऊपर जो भी बैकग्राउंड कलर या इमेज लगाएं या जो भी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की जो भी फॉर्मेटिंग करें, ठीक है, वो एक जैसी हो, तो उसके लिए हम एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करते हैं। एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि हेड के सेक्शन के अंदर हम लिंक डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने वही बिल्कुल सेम कोड है, डॉक टाइप HTML का टैग ओपन हुआ है, फिर हेड का HTML का टैग ओपन हुआ है, फिर हेड का टैग ओपन हुआ है, उसके बाद यहाँ पर बॉडी का टैग ओपन हुआ है और बॉडी का टैग क्लोज हुआ है, बीच में जो हमने पैराग्राफ दिस इज़ अ हेडिंग दिस इज़ अ पैराग्राफ लिखना था वो लिखा हुआ है। लेकिन हेड के टैग के अंदर यहाँ पर जो स्टाइल का जो स्टाइल हम अप्लाई करना चाहते हैं उसका जो लिंक है वो यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, लिंक, उसके बाद लिखा हुआ है rel इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट और href इज इक्वल्स टू styles.css। यहाँ पर हमने इसका रेफरेंस डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, कि हम जिस तरह का भी जिस भी वेब पेज का हम रेफरेंस डिफ़ाइन करना चाहते हैं उसका रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, और रेफरेंस डिफ़ाइन करने से जो तमाम वेबसाइट के जो तमाम वेब पेजेस हैं उनके ऊपर सेम एक जैसी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इन लाइन हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक हर एलिमेंट की स्पेसिफिक यानी कि यूनिक प्रॉपर्टी अगर डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम इनलाइन CSS का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इंटरनल CSS या एम्बेडेड CSS का इस्तेमाल जब करते हैं, जब हम सिर्फ एक पेज यानी वेबसाइट का जो एक वेब पेज है सिर्फ उस पूरे वेब पेज के ऊपर अगर हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हम इंटरनल CSS का इस्तेमाल करते हैं या एम्बेडेड CSS का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम पूरी की पूरी वेबसाइट के तमाम पेजेस के ऊपर एक जैसी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, उसके एलिमेंट्स पर एक जैसा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल CSS एलिमेंट जो भी आप एलिमेंट लिख रहे हैं उसके बिल्कुल साथ ही उसकी स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर दी जाती हैं। इंटरनल की या एम्बेडेड जो CSS है उसके अंदर हम हेड के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका नाम लिखते हैं और उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर देते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल CSS के अंदर हम हेड के अंदर जो भी वेब पेज हम जिस फॉर्मेट करना चाहते हैं उस वेब पेज का जो लिंक है, जो उसके स्टाइलिंग का जो लिंक है वो यहाँ पर हम हेड के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो तमाम वेब पेजेस जो होते हैं उसके तमाम वेब पेजेस की जो स्टाइलिंग है वो एक जैसी हो जाती है। अब हम आ जाते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ पर। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं ताकि हम बैकग्राउंड वेबसाइट या HTML जो एलिमेंट है उसके अंदर जो HTML एलिमेंट है उसकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ उसके बैकग्राउंड स्टाइल को चेंज करने के लिए उसकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर बैकग्राउंड के अंदर हम डिफरेंट कलर लगाना चाहते हैं या बैकग्राउंड के अंदर हम डिफरेंट इमेजेस लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमें बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है तो उसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि हम बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, और वैल्यू क्या होगी कि या तो हम कलर का नाम डिफ़ाइन कर देंगे, जैसे कि हम डिफ़ाइन कर रहे थे अभी हमने पिछले इंटरनल CSS या एम्बेडेड CSS के अंदर बैकग्राउंड की जो बॉडी का जो बैकग्राउंड था उसके ऊपर कलर अप्लाई किया। तो हमने क्या कोड लिखा था कि बॉडी कर्ली ब्रैकेट बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन लिखने के बाद हमने कलर डिफ़ाइन कर दिया था, जैसे कि येलो, और वहाँ पर हमने यूज़ किया था लाइट ब्लू, शायद पाउडर ब्लू यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने येलो कलर डिफ़ाइन कर दिया। हम चाहें तो कोई और भी कलर डिफ़ाइन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा हम RGB कलर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हम हेक्साडेसिमल कलर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बैकग्राउंड के अंदर इमेज लगाना चाहते हैं
तो उस कैसे करेंगे कि हम उसकी वैल्यू में उसका URL डिफ़ाइन करेंगे। जो भी इमेज हम लगाना चाहते हैं वो उसी फ़ोल्डर के अंदर होनी चाहिए जहाँ पर हमारा वेब पेज का जो हमारे वेब पेज की जो नोटपैड की फ़ाइल है, जो कोड वाली फ़ाइल है, वो वहाँ जहाँ पर सेव है वहीं पर वो फ़ाइल हमारी इमेज की फ़ाइल सेव होनी चाहिए। और उसका जो रेफरेंस है या उसका जो URL है वो हमें वहाँ पर पेस्ट करना है। किस तरह से पेस्ट करना है कि मिसाल है कि अगर मुझे बैकग्राउंड इमेज लगानी है बॉडी के ऊपर, तो मैं लिखूँगा बॉडी कर्ली ब्रैकेट के बाद मैं लिखूँगा बैकग्राउंड डैश इमेज, उसके बाद आ जाएगा कॉलन के बाद मैं लिखूँगा URL के बाद आएगा राउंड ब्रैकेट के बाद इन्वर्टेड कॉमास के बाद पहले आ गया बैकग्राउंड डैश इमेज, उसके बाद आ गया हमारे पास कॉलन के बाद आ गया URL के बाद राउंड ब्रैकेट के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने क्या लिखना है, उस फाइल का नाम जो इमेज हम लगाना चाहते हैं, उस फाइल का जो भी नाम है वो हमने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, वो फाइल का नाम हम लिख लेंगे। ठीक है, और उसके साथ उसका जो एक्सटेंशन है वो फाइल .jpg में सेव है, .png में सेव है, .gif में सेव है, जिस भी फॉर्मेट में वो फाइल सेव है, वो इमेज सेव है, उसका फॉर्मेट हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करना है। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने हैं और राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ क्या, बैकग्राउंड की पोजीशन है, यानी कि अगर आप आपने इमेज तो बैकग्राउंड के अंदर लगा ली, ठीक है, लेकिन अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि आपकी जो बैकग्राउंड की जो इमेज है वो कहाँ आए, सेंटर में आए, टॉप पर आए, राइट पर आए, लेफ़्ट पर आए, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे बैकग्राउंड डैश पोजीशन। और अगर आप सेंटर में पिक्चर दिखाना चाहते हैं तो आप लिख देंगे सेंटर, अगर आप लेफ़्ट में दिखाना चाहते हैं तो आप लिख देंगे लेफ़्ट, अगर आप लेफ़्ट टॉप में दिखाना चाहते हैं तो आप लिख देंगे लेफ़्ट टॉप, अगर आप लेफ़्ट सेंटर में दिखाना चाहते हैं तो आप लिख देंगे लेफ़्ट सेंटर, अगर आप लेफ़्ट बॉटम में दिखाना चाहते हैं तो आप लिख देंगे लेफ़्ट बॉटम। और अगर आप इस तरह से अगर आप कोई वर्डिंग यूज़ नहीं करना चाहते तो आप परसेंटेज की फॉर्म में x और y पोजीशन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं उसकी, यानी कि अगर आपने लिख दिया 40% और कॉमा 50%, तो 40% वो x से आगे हो जाएगी, यानी x एक्सिस से हॉरिजॉन्टल सरफेस से आगे हो जाएगी, और y% वो y यानी कि वर्टिकल एक्सिस से नीचे हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पर है कि बैकग्राउंड अटैचमेंट को स्क्रॉल भी किया जा सकता है और फिक्स भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट और यहाँ पर हम फिक्स्ड की प्रॉपर्टी लगा देंगे, या फिक्स नहीं तो स्क्रॉल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर है बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ आती हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम उसको रिपीट करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड की जो इमेज है वो बार बार रिपीट होती चली जाएगी दोनों तरफ, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों। और अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट हो तो हम लिख देंगे रिपीट एक्स, अगर हम चाहते हैं कि वर्टिकली रिपीट हो तो हम लिख देंगे रिपीट वाई, और अगर हम चाहते हैं कि रिपीट ना हो तो हम लिख देंगे नो रिपीट। ठीक है, ये तरीका था, ये थी हमारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस की और इसे हमने देखा कि किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब फर्दर जो है वो हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है नोटपैड के अंदर हम ये प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे और किस तरह से इसका रिज़ल्ट कैसा नज़र आता है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हमने अपना बैकग्राउंड कलर जो है वो HTML के अंदर चेंज करते हैं। हम बैकग्राउंड का HTML का जो हमारे वेब पेज का जो बैकग्राउंड है उसका कलर किस तरह से चेंज किया जाता है वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा HTML डॉक्यूमेंट है, मैंने पहले से कोडिंग लिखी हुई है और उसको सेव भी किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर की फ़ाइल ये रही। ठीक है, इसको अगर हमें नोटपैड में ओपन करना है तो हम ओपन विद नोटपैड कर लेंगे, और अगर हमें इसे वेब ब्राउज़र पर खोलना है तो हम इसे ओपन विद वेब ब्राउज़र कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका रिज़ल्ट भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या करना है, जब हमारा कोड है वो क्या है, वो सबसे पहले हम अपना कोड देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने डॉकटाइप HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो लिखा है, डॉकटाइप HTML का टैग ओपन किया हुआ है। उसके बाद HTML का टैग ओपन करने के बाद हेड का टैग ओपन किया हुआ है। हेड के टैग के बाद मैंने टाइटल डिफ़ाइन किया हुआ है, माई न्यू वेब पेज। ठीक है, माई न्यू वेब पेज टाइटल डिफ़ाइन करने के बाद
मैंने यहाँ पर स्टाइल का टैग ओपन किया है कि स्टाइल टाइप इज़ इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश CSS। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्टाइल का टैग डिफाइन किया हुआ है कि स्टाइल का टैग ओपन किया हुआ है। ठीक है, स्टाइल का टैग ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि बॉडी कर्ली ब्रैकेट बैकग्राउंड डैश कलर, ये डैश आ गया, कलर, कलर के बाद कॉलन के बाद मैंने यहाँ पर येलो कलर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहें रेड डिफाइन करना चाहते हैं तो रेड कर लें, ब्लू करना चाहते हैं तो आप ब्लू डिफाइन कर लें, जो कलर आप डिफाइन करना चाहते हैं वो कर लें। और कर्ली ब्रैकेट मैंने क्लोज़ किया हुआ है। कर्ली ब्रैकेट क्या कर रहा है, कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैं बॉडी के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ वो तमाम प्रॉपर्टीज़ मैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा। कॉलन क्या कर रहा है, कॉलन ये डिफाइन कर रहा है कि बैकग्राउंड की जो भी वैल्यू है, जो भी कलर आप डिफाइन करना चाहते हैं वो कॉलन के बाद आप लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो बॉडी है वो यहाँ पर क्या डिफाइन कर रही है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ कर्ली ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी किस पर अप्लाई होंगी, बॉडी पर अप्लाई होंगी। बॉडी कहाँ होती है, ये जो वेब ब्राउज़र है, जैसे कि यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है, ये जो वाइट बैकग्राउंड होता है, ये जो येलो कलर का बैकग्राउंड है, ये बॉडी कहलाती है। ठीक है, तो बॉडी का कलर मैंने क्या कर दिया, येलो कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने स्टाइल का टैग क्लोज़ कर दिया। ठीक है, और हेड का टैग क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ पर जो मैंने फॉर्मेटिंग CSS की जो फॉर्मेटिंग डिफ़ाइन की हुई है वो किस टाइप की है, वो है इंटरनल वाली है। ठीक है, इंटरनल के अंदर क्या है कि जब मुझे पूरे वेब पेज के ऊपर एक जैसी फॉर्मेटिंग करनी थी तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इंटरनल स्टाइलिंग का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, इसको मैं यहाँ पर सेव करा फिर मैंने, और यहाँ पर मैं वेब ब्राउज़र पर इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर मुझे इसका रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। अब मिसाल है कि मैं येलो कलर को हटाकर रेड कलर करना चाहता हूँ, ठीक है, या ब्लू करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ ब्लू लिखना है और मैंने इसे सेव करना है। और सेव करके जब वेब ब्राउज़र पे जाके मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ आपने देखा कि हमारे वेब ब्राउज़र का कलर चेंज हो गया। तो ये तरीका है बॉडी का बैकग्राउंड का कलर चेंज करने का। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से बैकग्राउंड के अंदर इमेज लगाई जाती है। ठीक है, तो इमेज लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर सबसे पहले इसको नोटपैड में ओपन कर लेना है। ये हमने नोटपैड में ओपन कर लिया। ठीक है, साथ ही साथ हमने इसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर ओपन विद ब्राउज़र खोल लेना है। याद रहे कि दोनों चीज़ें एक साथ खोलेंगे, ठीक है, ताकि उसका रिज़ल्ट भी देख सकें साथ साथ, और उस पर जो चेंजेस करें उसको रिफ़्रेश करके देख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक टाइप HTML का टैग ओपन किया हुआ है, फिर HTML का टैग ओपन किया हुआ है, फिर हेड का टैग ओपन किया हुआ है, उसके बाद यहाँ टाइटल डिफाइन किया हुआ है। टाइटल डिफाइन करने के बाद यहाँ पर स्टाइल का टैग ओपन किया हुआ है और स्टाइल का टैग क्लोज़ किया हुआ है, और बॉडी के अंदर कर्ली ब्रैकेट लगाया हुआ है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये है कि बॉडी के ऊपर ये तमाम फॉर्मेटिंग जो है वो बॉडी के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज लगा रहा हूँ इसलिए बैकग्राउंड डैश इमेज लिखा है। उसके बाद कॉलन आ गया, कॉलन के बाद URL लिखा हुआ आ रहा है, और URL के बाद मैंने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, राउंड ब्रैकेट के बाद इन्वर्टेड कॉमास आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो है यहाँ पर आपने जो आपकी फ़ाइल का नाम है, जो आप इमेज लगाना चाहते हैं उसका जो नाम है वो यहाँ पर आप डिफ़ाइन करेंगे और उसका एक्सटेंशन डिफ़ाइन करेंगे। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी फ़ाइल यहाँ पर इंसर्ट की है। तो ये जो कलर की फ़ाइल है ये यहाँ पर मैंने अपने बैकग्राउंड के अंदर इंसर्ट की है। इस फाइल का नाम क्या है, सनफ्लावर, और यहाँ पर भी कौन सा नाम लिखा हुआ है, सनफ्लावर। ठीक है, इसी तरह से अगर इस फाइल का एक्सटेंशन आपको देखना है तो इसकी फाइल के नाम के सामने इसका एक्सटेंशन लिखा हुआ आ रहा है JPG। तो यहाँ पर मैंने भी .jpg एक्सटेंशन यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमास क्लोज़ करे और राउंड ब्रैकेट क्लोज़ करा और सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, अब मज़ीद बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि अगर मुझे बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो फिक्स ना हो, वो स्क्रॉल करता रहे, यानी बैकग्राउंड अगर ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, तो उसके नीचे मज़ीद बैकग्राउंड जो है वो स्क्रॉल होता हुआ नज़र आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट की जगह क्या लिख दूँगा, स्क्रॉल लिख दूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने फिक्स लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बैकग्राउंड का जो स्टाइल है वो यहाँ पर फिक्स हुआ हुआ है, ये देखें। ठीक है, अभी मज़ीद वेबसाइट पे कंटेंट भी नहीं है इसलिए स्क्रॉलिंग का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि स्क्रॉल फंक्शन कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। ठीक है, एक पैराग्राफ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ।
ठीक है, ये पैराग्राफ हमारे पास आ गया। ये पैराग्राफ मैं कॉपी करके अपने कोड के अंदर एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉडी के सेक्शन के अंदर अपना ये पैराग्राफ एंटर कर लिया और मैंने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद मैं यहाँ पर जाके पेज रिफ़्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें मज़ीद बहुत सारे पैराग्राफ की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पैराग्राफ का टैग ओपन करेंगे और पैराग्राफ का टैग क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, अब पैराग्राफ के अंदर जो भी स्टाइलिंग है वो यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, मिसाल है कि पैराग्राफ की स्टाइलिंग मैं यहाँ पर बॉडी में ही डिफ़ाइन कर देता हूँ, स्टाइल के टैग के अंदर। ठीक है, स्टाइल के टैग के अंदर मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा हूँ पैराग्राफ। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के बाद मैं यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ कॉलन और 32px मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन कर दिया और कर्ली ब्रैकेट क्लोज़। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखें हमारा पैराग्राफ बड़ा बड़ा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर अभी मैं इसका पैराग्राफ का साइज़ जो है वो मज़ीद बड़ा कर देता हूँ। मैं यहाँ कर देता हूँ 40 या फिर 50। ठीक है, 50px। ठीक है, तो इसका साइज़ जो है पैराग्राफ का ये मज़ीद बड़ा हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ को बोल्ड करना है तो यहाँ पर मैं बोल्ड का टैग क्लोज़ कर दूँगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में ओपन कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लोज़ किया, यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पैराग्राफ अब क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंट ये देखें आप। ठीक है, ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया और ये क्या हो गया, टेक्स्ट बड़ा भी हो गया इसका साइज़। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है टेक्स्ट, लेकिन आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड यहाँ पर स्क्रॉल नहीं हो रहा। बैकग्राउंड क्या है, फिक्स्ड हुआ हुआ है। ठीक है, अगर बैकग्राउंड नीचे मज़ीद रिपीट नहीं हो रहा, स्क्रॉल नहीं हो रहा, फिक्स हुआ हुआ है। अब मैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी में जाके बैकग्राउंड अटैचमेंट को क्या कर देता हूँ, स्क्रॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड को क्या कर दिया, फिक्स की जगह बैकग्राउंड अटैचमेंट को लिख दिया स्क्रॉल। ठीक है, ये मैंने सेव किया और यहाँ आके मैंने रिफ़्रेश किया और अब आप देखिए हमारा बैकग्राउंड भी साथ साथ टेक्स्ट के साथ साथ हमारा बैकग्राउंड भी स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये थी बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड स्क्रॉल की प्रॉपर्टी। अब अगर मिसाल है कि मैं यहाँ चाहता हूँ बैकग्राउंड रिपीट का मतलब ये है कि अभी देखें मैंने बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी लगाई हुई है, तो हमारी जो इमेज है वो बार बार रिपीट हो रही है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी रिपीट हो जा रही है और वाई एक्सिस पे भी रिपीट हो जा रही है। ठीक है, अभी मैं इसकी प्रॉपर्टी को जो है वो यहाँ पर रिपीट एक्स कर देता हूँ। रिपीट एक्स करने का मतलब ये है कि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी, अब वर्टिकली रिपीट नहीं होगा। बैकग्राउंड जो वर्टिकली रिपीट हो रहा था वो नहीं होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट होगा। मैंने रिपीट एक्स लिख के सेव किया, उसके बाद रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये बैकग्राउंड जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर रिपीट हो रहा है, यानी कि वर्टिकली हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा है, वर्टिकली रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, अब अगर मैं इसे रिपीट एक्स के बजाय रिपीट वाई कर देता हूँ, ठीक है, तो ये सिर्फ वर्टिकली रिपीट होगा, हॉरिजॉन्टली रिपीट नहीं होगा। और अगर मैंने सिर्फ रिपीट लिखा हुआ था तो इसका मतलब ये था कि ये दोनों साइड्स पर रिपीट होगा। अब आप देखें कि वर्टिकली तो रिपीट हो रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टली रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर हम दोबारा अपने कोड पर चले जाते हैं। अगर मैंने यहाँ लिख दिया नो रिपीट, तो अब नो डैश रिपीट, याद रहे कि स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डैश का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नो रिपीट लिख दिया, तो देखें ये इमेज सिर्फ इतनी सी थी। रिपीट के अंदर ये बार बार वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों साइड्स पर रिपीट हो रही थी, लेकिन अगर जब मैंने नो रिपीट लिखा तो इसका मतलब ये कि जितना इस पिक्चर का साइज़ था उतने ही पिक्चर की ये साइज़ यहाँ पर आ चुकी है बैकग्राउंड के अंदर। और ये जो है इसकी जो रिपीट हो रही थी अब ये रिपीट नहीं हो रही। पहले ये दोनों साइड्स पर रिपीट हो रही थी, रिपीट की प्रॉपर्टी में रिपीट एक्स में सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रही थी, रिपीट वाई में वर्टिकली रिपीट हो रही थी, लेकिन अब ये रिपीट नहीं हो रही, पिक्चर रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब मज़ीद यहाँ पर हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई है कि एक प्रॉपर्टी थी बैकग्राउंड पोजीशन की। ठीक है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी भी हम लगा कर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी के बाद मैं मज़ीद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ बैकग्राउंड के ऊपर, तो मैंने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बैकग्राउंड डैश पोजीशन, बैकग्राउंड डैश पोजीशन। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन, उसके बाद कॉलन के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं डिफ़ाइन करूँगा कि मुझे कहाँ चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया सेंटर, तो यहाँ पर अब मेरी जो इमेज है वो कहाँ आएगी, सेंटर में आएगी। मैंने यहाँ सेव किया और सेव करने के बाद जब मैं इसे रिफ़्रेश कर रहा हूँ सेंटर में नहीं आ रही। ठीक है, तो सेंटर की स्पेलिंग TER लिख के देखते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर शायद ये देखें, अब आपकी जो इमेज है वो सेंटर के अंदर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड की पोजीशन क्या कर दी, सेंटर डिफाइन कर दी, तो सेंटर आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन को लेफ़्ट टॉप डिफाइन करूँगा, लेफ़्ट टॉप, तो यहाँ पर लेफ़्ट टॉप आ जाएगी। ठीक है, ये देखें, तो ये लेफ़्ट टॉप पे आ गई। अगर मैं इसे राइट टॉप डिफाइन करूँगा, ठीक है, या राइट टॉप के बजाय मैं अगर इसे राइट बॉटम डिफाइन करूँगा, राइट डैश बॉटम, तो ये बॉटम में आ जाएगी। यहाँ पर एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ राइट बॉटम, राइट टॉप। अगर मैं इसे लेफ़्ट राइट के ऊपर डिफाइन करूँगा तो यहाँ पर ये राइट पे आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं इसकी जो भी पोजीशन डिफाइन करना चाहता हूँ वही मैं यहाँ पर इसमें डिफाइन कर सकता हूँ, टॉप लेफ़्ट राइट। अगर मैं इसमें टॉप लेफ़्ट, अब ये राइट अगर सिर्फ लिखा है तो ये सेंटर राइट पर आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसे टॉप राइट लिखूँगा तो यहाँ पर ये टॉप राइट पर आ जाएगी। ये देखें, टॉप राइट, तो ये टॉप राइट पर आ जाएगी। ठीक है, अब ये टॉप लेफ़्ट पर आ रही है। अब मैं अगर इसे डिफाइन कर देता हूँ टॉप राइट, राइट टॉप, तो ये यहाँ पर देखें ये टॉप राइट पर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं वहाँ पर गलती क्या कर रहा था, मैं यहाँ पर गलती ये कर रहा था कि मैं डैश का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि यहाँ पर स्पेस आना है, यहाँ पर डैश नहीं आना। ठीक है, तो यहाँ पर बॉटम, राइट बॉटम आ गया। राइट बॉटम लिखूँगा तो अब ये बिल्कुल राइट के बॉटम में चली जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। अब देखें ये बिल्कुल राइट बॉटम के अंदर ये इमेज चली गई। ठीक है, तो इस तरह से हम बैकग्राउंड की जो पोजीशन है उसे भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट की बैकग्राउंड अटैचमेंट भी चेंज कर सकते हैं कि स्क्रॉल करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी भी हमने चेक करी कि किस तरह से बैकग्राउंड की जो इमेज है वो रिपीट हो रही है। और हम यहाँ पर जो सबसे पहले जो बैकग्राउंड इमेज हमने लगानी है, तो ये तो ज़ाहिर है ज़रूरी लाइन है कि कौन सी इमेज हम लगाना चाहते हैं, उसका रेफरेंस, उसका जो लिंक है, जो उसका URL है, वो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करना होता है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बैकग्राउंड की जो इमेज है उसका अगर साइज़ हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि यार उसका साइज़ जो है वो डिफरेंट आ जाए, दूसरे साइज़ का डिफरेंट साइज़ का आ जाए। ठीक है, तो हम उसका साइज़ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फर्दर वो हमारे टॉपिक के अंदर नहीं है, तो फ़िलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन हम इमेज का जो साइज़ है उसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर कि हम क्या कर सकते हैं, हम बैकग्राउंड की पोजीशन को जो है वो, जैसे कि हम टॉप सेंटर, बैकग्राउंड पोजीशन टॉप राइट, टॉप लेफ़्ट, टॉप बॉटम या सेंटर डिफ़ाइन कर रहे थे, इसी तरह से हम जो अपनी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है उसको टॉप राइट टॉप बॉटम लिखने के बजाय हम यहाँ पर उसको एज अ परसेंटेज भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ लिख दिया 50%। ठीक है, तो 50% का मतलब ये है कि एक मिनट, ये पहले मैंने यहाँ से सेव कर लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जब मैं इसे अप्लाई करूँगा तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 50% पे नहीं आ रही। ठीक है, ये आ गई बिल्कुल टॉप के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिसाल है कि यहाँ पर मैंने, अच्छा यहाँ पर मैंने 50% के बजाय $50 का निशान लगा दिया है, 50% का निशान लगाया, और अब हम चेक करते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये 50% आपकी इमेज सेंटर में आ गई। ठीक है ना, दोनों साइड से 50%। जब सिर्फ 50% लिख रहा हूँ तो ये पूरे पेज के सेंटर में आ गई, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर भी हॉरिजॉन्टली भी 50% पे चली गई और वर्टिकली भी 50% पे चली गई। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 50% एंड 20%, ठीक है, पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमने किस तरह से डिफ़ाइन करना है। एक मिनट, यहाँ पर हमने डिफ़ाइन करना है कि 50% तो हमें कॉमा लगाकर सेपरेट भी करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगाया 50% और कॉमा। ठीक है, कॉमा लगा के हमने डिफ़ाइन कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, और अब आप यहाँ पर ये देखें, ये तो सेंटर में ही आ रही है, नहीं अब ये 20% सेंटर में नहीं आ रही। ठीक है, अब इसे 20%, एक मिनट, यहाँ पर हमने बैकग्राउंड पोजीशन डिफ़ाइन कर दी, इसको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों पे डिफ़ाइन कर दिया।
ठीक है, अब हम इसका रिज़ल्ट, एक मिनट इसको सेव कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसका रिज़ल्ट हम देख लेंगे जाके। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट फ़िलहाल अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई ना कोई इस कोड में लाइन में एरर आ रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन को भी जो है वो हम टॉप राइट लेफ़्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल है कि यहाँ पर मैंने 30 कर दिया और अब मैं इसे चेक करता हूँ। ठीक है, तो ये 30 पे आ गई। ठीक है, हॉरिजॉन्टली 30 पे आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। मे बी कि यहाँ कॉमा नहीं आएगा, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इमेज का जो साइज़ है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20% 30%, एक मिनट क्या वैल्यूज़ दी थी मैंने, हाँ यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पर स्पेस का इस्तेमाल होगा। तो 30% ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर वो हुई हुई है और 20% जो है वो ये कहाँ पर हुई हुई है, इमेज आगे हुई हुई है वाई एक्सिस के ऊपर हुई हुई है। ठीक है, तो यहाँ होमवर्क, तो होमवर्क ये है आप लोगों का कि सबसे पहले तो आप लोगों ने CSS जहाँ से हमने कैस्केडिंग स्टाइल शीट की स्लाइड डिस्कस की थी, वहाँ से लेकर बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का जो टेबल हमने डिस्कस किया, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, वो आपने वहाँ तक आपने अपनी कॉपी में लिखना है लेक्चर। और क्वेश्चन आंसर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक PDF फाइल मैं आपके वेब पोर्टल के ऊपर, जहाँ आपकी मीटिंग शेड्यूल हुई हुई है, वहाँ पर कमेंट्स में मैं पोस्ट कर दूँगा, तो वो आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है और उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो वो आपने अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। ठीक है, तो ये दोनों काम आपने, यानी कि स्लाइड में जो काम है वो, और जो उस PDF फाइल के अंदर क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 9 के और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो आपने अपनी कॉपी में लिख लेने हैं और कॉपी चेकिंग के लिए भेज देनी है काम कंप्लीट करते ही। ठीक है, टाइटल पेज लाजमी बनाना है चैप्टर 9 का और इंडेक्स प्रॉपर्ली मेंटेन करना है। जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।